हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके प्रॉपर्टीज, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखा था। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। हम लोगों ने पहला सवाल ये लिया, which of the following charges do exist in nature? नेचर में कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सा नहीं, ये समझने के लिए हम लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जरूरत पड़ेगी, है ना। किसी बॉडी पर जो अवेलेबल चार्ज है वो क्या है, Q इक्वल्स NE प्लस या माइनस। यहां पर N क्या है, इंटीजर, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और क्वांटम ऑफ चार्ज। दिस इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, और N इज इंटीजर, है ना। सो यहां से हम लोग N फाइंड आउट करेंगे, तो N आ जाएगा चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और ये N हमेशा एक इंटीजर, एक नंबर होना चाहिए। तो हम लोग इसमें से सबका इंटीजर फाइंड आउट करने की, सब में नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग N फाइंड आउट करें तो कितना आएगा N? N will be 3.2 into 10 to the power minus 20 upon 1.6 into 10 to the power minus 19। लेकिन यहां पर गौर करने से ये कैलकुलेशन थोड़ा मिनिमाइज हो सकता है। क्या कि जैसे यहां पर ये दो जो प्रॉब्लम है, इसमें जो पावर्स हैं वो पावर्स माइनस 19 से कम है ना। यहां माइनस 20 है, तो यहां पर जो N आएगा, यह N निश्चित तौर पर 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटा इंटीजर हो ही नहीं सकता पॉजिटिव में, नंबर में। अब यहां पर हम अगर कैलकुलेट करते तो ये आता 2 into 10 to the power minus 1, that's 0.2। तो ये नॉन एग्जिस्टिंग है। उसी तरह से तुम यहां भी निकाल सकते थे 4 into 10 to the power minus 22 upon 1.6 into 10 to the power minus 19, और कैलकुलेट करके दिखा सकते थे। यहां पर पावर्स कंपेरेबल है, सो यहां पर ये जो तीन चार्जेस हैं, है ना, तो ये दो तो एग्जिस्ट ही नहीं किया। अब इस तीनों में देखो कि पावर्स कंपेरेबल है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के पावर के। इसमें पावर माइनस 19, इसमें माइनस 18, माइनस 18, माइनस 19। तो हम लोग इसमें चेक करते हैं, ये हो जाएगा 3.2 into 10 to the power minus 18 upon 1.6 into 10 to the power minus 19, और ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, ये हो जाएगा 2 into 10 that is 20। So 20 is इंटीजर, है ना, तो ये एग्जिस्ट करेगा। यहां देखें हम लोग, here it is 4 into 10 to the power minus 18 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19, तो ये हो जाएगा 4 into, ये ऊपर गया तो यहां हो गया 10 into 1.6 में इसका हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 10 divided by 16। तो 4 से ये 4 हो गया, और यहां पर ये सॉल्व करोगे तो आएगा 25। सो 25 इज अगेन इंटीजर। लेकिन यहां अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, 4 into 10 to the power minus 19 by 1.6 into 10 to the power minus 19। so here it is 4 by 1.6, है ना। so ये हो जाएगा 40 upon 16, है ना। दिस इज नॉट इंटीजर, इट इज 2.5, तो ये इंटीजर नहीं आया। अगर यहां देखें तो क्या है कि इसका जो पावर है वो इस पावर से काफी ज्यादा है ना। तो यहां पर इस दोनों केस में N क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज, है ना। अब N बहुत ज्यादा है तो क्वांटाइजेशन चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ये 4 upon 1.6 into 10 to the power 9 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 by 1.6 into 10 to the power, यहां क्या है -6, इधर -19, तो ये हो जाएगा 13। यहां पर ये
भले ही फ्रैक्शन हो सकता है ये फ्रैक्शन है ही फ्रैक्शन, बट ये पावर इतना ज्यादा है कि ये एक इंटीजर होगा, है ना। सो जब n बहुत बड़ा हो, यानी ये सब कैसा चार्ज हो गया, मैक्रोस्कोपिक चार्ज हो गया, है ना, बिग स्केल चार्ज। और ये जो है यहां पर n जो है ये क्या है, वेरी स्मॉल, है ना। अब उसमें देखना है कि इंटीजर है या नहीं है, तो जिसमें इंटीजर था, इस दो में इंटीजर था तो हुआ, इसमें नहीं है तो नहीं होगा, है ना। तो n स्मॉल होगा, तो ये हो गया माइक्रोस्कोपिक चार्ज। तो जब हम माइक्रोस्कोपिक चार्जेस के साथ काम कर रहे हो, ओनली देन यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n, इंटीजर फाइंड आउट। देख लो कि n क्या आया, इंटीजर या फ्रैक्शन। इंटीजर आया तो वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा नेचर में, और नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन जब n बहुत बड़ा है, मैक्रोस्कोपिक चार्जेस हैं, तब उसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, वह इंटीजर होगा ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रिवील्स दैट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बतलाता है कि टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स, U stands for यूनिवर्स, टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, total charge particle of universe is constant, total positive charge particle of universe is constant, total negative charge particle of universe is constant। तो इसमें से कौन सही है और कौन गलत है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोगों ने जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा था, तो वहां पर हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया था कि टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। लेकिन उसमें हम लोगों ने ये बातें नहीं करी थी कि पॉजिटिव चार्ज टोटल कांस्टेंट होगा या टोटल नेगेटिव चार्ज कांस्टेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। मैंने एक फेनोमेना लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, ये सारा डिस्कशन लेक्चर 1 में हुआ है, केवल हम लोग यहाँ प्रॉब्लम्स लेकर के देख रहे हैं। तो उसमें हमने बात की थी कि अगर मान लो कि किसी सिस्टम में एक ये न्यूक्लियस है ना, और यहां पर एक गामा फोटोन मूव कर रहा है, हाई एनर्जी फोटोन, तो यहां पर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, दो एंटी पार्टिकल एक दूसरे का जनरेट होता है, इसको हम लोग नाम दिया था पेयर प्रोडक्शन। तो यहां पर इंटरैक्शन से पहले या इस बाउंड्री के अंदर में, अगर मान लो हम कहें कि पहले कोई चार्ज नहीं था, अब चार्ज एपियर हुआ, तब तो यहां चार्ज एपियर हो गया, बट पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ, नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ, टोटल चार्ज पैदा नहीं हुआ। दो चार्ज पार्टिकल जनरेट हुआ है, लेकिन यहां पर टोटल चार्ज जनरेट नहीं हुआ है। साथ ही एक और फिनोमेना हम लोगों ने देखा था, एनिहिलेशन प्रोसेस, जिसमें हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे से कोलाइड करेगा, तो वहां पर गामा, वहां पर फोटॉन्स रिलीज होता है। तो यहां पर भी दो चार्ज पार्टिकल एनिहिलेट कर गया, डिस्ट्रॉय हो गया, है ना, लेकिन टोटल चार्ज चेंज नहीं किया। दैट मीन्स इन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। पॉजिटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज नहीं, ना तो चार्ज पार्टिकल्स। अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस और ऐड करते हैं जो इन्हीं आइडियाज पर बेस्ड हैं। कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स may be removed from a body
to generate a charge of 1 मिलीकूलम। कहता है कि किसी बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा है रिमूव कर दिया जाए ताकि उस बॉडी पर कितना चार्ज पैदा हो जाए 1 मिलीकूलम का। सो दिस इज Q टोटल चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में चार्ज होता है E दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। और हाउ मेनी यानी तुमसे नंबर पूछ रहा है ना कि n कितना होगा। सो वी शुड टेक द फॉर्मूला Q इक्वल्स n और यहां पर हम लोग क्या करेंगे n इक्वल्स Q अपॉन E। तो Q कितना है 1 मिलीकूलम। मिलीकूलम का मतलब हो गया 10 to the power minus 3 coulomb. So 1 into 10 to the power minus 3 upon its coulomb upon electronic charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb है ना। तो इसको अगर हम लोग फिर से लिखें तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 3 और यहां से गया minus 19 ऊपर तो प्लस हो गया तो 10 to the power 16 upon 1.6 ये नंबर आया। अब इस नंबर को हम थोड़ा ऐसे लिखें 16 कर दें अगर यहां पर तो ये हो जाएगा 10 to the power 17 अपॉन 16। अब यहां से हम लोगों ने 100 into 100 अलग कर लिया 200 अलग कर लिया तो 4 इधर आ गया तो 10 to the power 13 हो गया और here it is 16। सो 4 से डिवाइड करो ये 25 हो जाएगा 4 से डिवाइड करो ये भी 25 हो जाएगा तो 25 into 25 625 into 10 to the power 13 और इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करें तो 10 to the power 15। सो इट इज 6.25 into 10 to the power 15। अब गौर करो ये काफी बड़ा नंबर है यानी और ये कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं है छोटा चार्ज है 1 मिलीकूलम। सो इस तरह के चार्ज को जनरेट करने के लिए है ना इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ता है। ये बताता है कि हमारा जो क्वांटम ऑफ चार्ज है वो काफी छोटा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रॉब्लम। यानी अगर हमको किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज जनरेट करना हो तो उसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हटाने होंगे रिमूव करने होंगे या -1 कूलम चार्ज अगर किसी बॉडी पर लाना है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स उसे देने होंगे। तो ये हो जाएगा 6.25 into 10 to the power 18 इतना इलेक्ट्रॉन्स है ना। या मिली था तो उसको शिफ्ट कर लिया तो ये काफी बड़ा नंबर होता है यानी 1 कूलम चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से पैदा होता है। अब हम लोग इसमें एक चार्ज और एक प्रॉब्लम और लेते हैं। कहता है कैलकुलेट टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन अ कॉपर piece of 3.11 ग्राम। अब ये क्या मतलब इसमें दो चीज है। एक तो ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है मास टोटल 3.11 ग्राम कॉपर और पूछ रहा है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज उसमें कितना है। तो
है तो वो न्यूट्रल पीस, तो वैसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन इस एटम के अंदर में जो चार्जेस हैं, है ना, प्रोटॉन्स हैं, उसकी बात वो कर रहा है कि आखिर अगर सारे प्रोटॉन्स का चार्ज जोड़ लिया जाए तो कितना होगा। तो फिर हम लोग बात वही कर रहे हैं कि Q चाहिए, इट इज N इंटू E। अब प्रोटॉन के ऊपर में जो चार्ज है वो हमें पता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, लेकिन हमें n नहीं पता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसी से टोटल चार्ज निकलेगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, तो एक एटम में कितना प्रोटॉन है ये हम पता करेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एटम में, ये Z कहलाता है ना, ये कहलाता है एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक नंबर होता है 29, है ना। और मास नंबर कॉपर का यानी A, है ना, ये दिया हुआ है, कितना होता है ये होता है 63.5, है ना, दिस इज द मास नंबर, यानी इससे हमको उसका वेट मिलेगा। अब देखो यहां पर, और तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रोस नंबर क्या है, Na, it is 6.022 into 10⁻23, है ना, पर ग्राम पर मोल है। अब हम लोग देखें कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ केमिस्ट्री से हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन लिया, जैसे कि कितना उसके पास प्रोटॉन है एक एटम के अंदर में, और कितना उसका मास नंबर है ना। और एक कॉन्सेप्ट हमको पता है और कि 1 मोल एटम्स, कितना एटम हो गया, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गया, है ना। तो इतना एटम्स, अब एक एटम का प्रोटॉन पता है तो हमको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकल जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, तो कितना ग्राम है, 3.11 ग्राम है, और एक मोल का मास कितना है, तो 63.5 है ना। So this is in fact mass by molar mass, है ना, this is the number of moles। फिर अब नंबर ऑफ मोल निकल गया तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, ये हो गया मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, है ना। यानी यू कैन राइट इट 3.11 अपॉन 63.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सो इतना एटम्स हो जाएगा। अब एक एटम में कितना, 29, है ना। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा m बाय बिग M इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू Z, है ना। दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तुम इसको इवैल्यूएट कर सकते हो यहां पर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गया तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ये हो जाएगा यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यही है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तुम जानते हो, है ना। तो इसको तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 3.11 by 63.5 into 6.022 into 10⁻23
इनटू, है ना, जेड नंबर आया 29, है ना, इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो दिस इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज, है ना। अगर कहें कि इसमें ये तो टोटल चार्ज आया, अब अगर इसमें से कह दे कि इसमें इतना परसेंट को रिमूव किया गया तब क्या होगा, तो इसका परसेंटेज निकाल के लिख लेंगे, है ना, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बहुत सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डज टू likely charged particles attract each other? Does two likely charged bodies attract each other? Does a charged particle and a neutral body, यहाँ पार्टिकल और बॉडी कह सकते हो, attract each other? ये सब एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो दो चार्ज पार्टिकल्स है ना, यहां पार्टिकल है मतलब उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है ना, वो तो पॉइंट लाइक है, और इसके लिए ये यहां पर हमने दो पॉइंट चार्ज रखा, ये मान लो प्रॉब्लम ए, ये बी और ये सी। तो इस दोनों पार्टिकल का चार्ज लाइक है, तो या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, और उस केस में दोनों के बीच में एक ही केस हो सकता है, कौन सा, रिपल्सन, है ना। सो अट्रैक्शन नहीं हो सकता है ना, तो अट्रैक्ट ईच अदर, तो जवाब दोगे नो। फिर हमारा बी में क्वेश्चन आता है कि डज टू लाइकली चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। इससे पहले मैं सी वाला देखना चाहूंगा कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव है सपोज करो, और यहां पर एक न्यूट्रल बॉडी है, बॉडी के बारे में बताया नहीं क्या है, सपोज करो ये कंडक्टर है ना, और इंसुलेटर भी हो सकता है। कंडक्टर अगर है तो उस स्थिति में क्या होगा, यहां पर सामने में नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा और फार सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, सपोज करो F1, और इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा F2। लेकिन ये नजदीक में है तो इसका इफेक्ट ज्यादा हो सकता है इसके इफेक्ट से, इसीलिए यहां पर ये संभव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, है ना, तो ये पॉसिबल है अट्रैक्ट करना। इंसुलेटर के केस में भले ही ये फ्री चार्जेस ना हो, लेकिन बॉन्ड चार्जेस तो है ना। लेक्चर 1 में हम लोगों ने इसको थोड़ा, लेक्चर 2 में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था इंडक्शन को, तो वहां पर जाकर के तुम इसे फिर से देख सकते हो कि ये जो चार्जेस आया, अगर कंडक्टर है तो उस केस में यहां पर फ्री चार्जेस आएगा, है ना, और अगर ये इंसुलेटर है तो यहां पर बॉन्ड चार्ज आएगा, लेकिन आ सकता है चार्ज।
तो वहां पर ये संभव है कि अट्रैक्ट कर सके। तो यहां का जवाब क्या हो जाएगा? यस, अट्रैक्ट कर सकता है। ओह सॉरी, here it is C। अगर यहां पर पार्टिकल ना रख करके हम लोग एक चार्ज बॉडी रख देते तब भी इफेक्ट ऐसा ही आता, पॉसिबिलिटी है। अब हम लोग बी में जाते हैं। बी में क्या कह रहा है कि यहां पर दो चार्ज बॉडीज है और कह रहा है कि अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा। सपोज करो एक ए है और एक बी है, और इस पर जो चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2। सपोज करो मैंने दोनों पर पॉजिटिव ही रख लिया, तो ऐसा संभव है कि इस Q1 के कारण यहां जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण इसके सामने वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए और फार सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हालांकि यहां पर ये बी आइसोलेटेड है, इसीलिए इसका टोटल चार्ज हमेशा Q2 ही रहेगा, वो नहीं बदल रहा है, सिर्फ रीअरेंजमेंट बदल रहा है कि आमने सामने अपोजिट चार्जेस आ सकते हैं। फिर यहां पर इसके कारण फोर्स F1 लगा और इसके कारण फोर्स F2 लगा। ये पॉसिबल है कि यहां ये F1 बड़ा हो F2 से, सो मे अट्रैक्ट। हालांकि इसके लिए एक हिडन कंडीशन में समझा दूं कि Q1 काफी बड़ा होना चाहिए Q2 से, तभी ये चार्ज बॉडी इस कंडक्टर को इंड्यूस कर सकता है ना। तो उस स्थिति में ये पॉसिबल है। सो यहां पर भी हमारा जवाब क्या हो जाएगा? यस। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। Which of the followings depend upon the choice of reference frame? रेफरेंस फ्रेम के चॉइस पर कौन कौन डिपेंड करेगा? मास, चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज डेंसिटी, है ना। अब हम लोग इसमें कैसे बात करें, तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने चार्ज के प्रॉपर्टीज में देखा था कि चार्ज जो होता है यह रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है, लेकिन मास जो है यह वेरिएंट होता है। चार्ज इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि हमारे रेफरेंस फ्रेम का चॉइस क्या होगा, लेकिन ये कह रहा है कि डिपेंड कौन करता है। तो चार्ज तो डिपेंड नहीं करता है, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन मास डिपेंड करता है। बताया था मैंने, m is m0 upon square root of 1 minus v square by c square। तो मास डिपेंड करता है ना। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज बाय मास रेशियो, है ना। तो चार्ज नहीं करेगा लेकिन मास करेगा तो स्पेसिफिक चार्ज भी करेगा। और चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया चार्ज बाय डायमेंशन। डायमेंशन यानी लेंथ हो सकता है, एरिया हो सकता है और वॉल्यूम हो सकता है ना। तो रिलेटिविटी थ्योरी कहता है कि लेंथ
ट्रांसवर्स लेंथ जो है वो चेंज कर सकता है ड्यू टू द मोशन, है ना। तो यहां पर ये जो डायमेंशन है, लेंथ बदलेगा तो अगर किसी का एरिया लेना तो वो भी बदल सकता है, वॉल्यूम भी बदल सकता है। तो मतलब डायमेंशंस जो होता है बॉडी का ये डिपेंड करता है स्पीड पर, लेकिन चार्ज नहीं करता है, सो ये भी होगा, है ना। तो चार्ज को छोड़ करके बाकी सब करेक्ट है यहां पर, सो आंसर इज ए, सी एंड डी, है ना। तो लिख लो। अब हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे which is given in your NCERT problems. प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है ना। हम लोग अभी तक मानते आ रहे थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने लेक्चर 1 में थोड़ा सा डिस्कस किया था फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। तो कहता है कि ये कैसे बना हुआ है, तो दिस आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, है ना। और तुम्हारे बुक में उसका चर्चा किया है कि कौन कौन से क्वार्क हैं, तो 2 नाम उसने दिया है। एक किस किस से बना हुआ होता है ये दोनों, तो अप क्वार्क से एंड डाउन क्वार्क से। अप क्वार्क का चार्ज होता है +2/3e, और डाउन क्वार्क को डी से डिनोट अगर करते हैं तो इसका चार्ज है -e/3, है ना। तो कहता है कि पॉसिबल क्वार्क कॉम्बिनेशन क्या होगा। प्रोटॉन के लिए क्या होगा और न्यूट्रॉन के लिए क्या होगा। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, इन क्वार्क्स के बारे में। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग बांटते हैं, है ना, किस किस में, लेप्टॉन्स में और फर्मियॉन्स में और बोसॉन्स में। फिर मैंने बताया था कि फर्मियॉन्स को भी 2 ग्रुप में हम लोग बांटते हैं, लेप्टॉन्स में और क्वार्क्स में, है ना। क्वार्क्स जो है, क्वार्क्स इसमें होता है अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, है ना, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क, है ना। ये जो अप, चार्म एंड टॉप क्वार्क्स हैं, इनके ऊपर में चार्ज होता है +2/3, और ये जो डाउन, स्ट्रेंज एंड बॉटम क्वार्क्स है, इसके ऊपर में चार्ज होता है -e/3। और इन क्वार्क्स की मदद से हम लोग इसका जो कॉम्बिनेशन करेंगे तो उससे जो पार्टिकल पैदा होता है उसको इन जनरल बोलते हैं हेड्रॉन्स। अब ये जो हेड्रॉन्स है ये 2, एक तो मेसॉन्स है और दूसरा है बेरियॉन्स, है ना। मेसॉन्स जनरली 2 क्वार्क का बना होता है ना। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वार्क और एक उसका एंटी क्वार्क होता है। बेरियॉन्स जो है ये 3 क्वार्क्स के बने होते हैं। अभी जो हमारे पास ये पार्टिकल्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये क्या है, बेरियॉन्स है। मैंने सिर्फ इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए ये आइडियाज यहां डाल दिया, इतनी की जरूरत हमें नहीं है, हमें तो सिर्फ ये बता दिया है। तो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा इसका, तो हमें प्रोटॉन लिखना है। अब सपोज करो प्रोटॉन का चार्ज तो अपने को पता है कितना, +e होता है,
लेकिन इस दोनों को ऐड करोगे तो E/3 मिलेगा। तो इसको अगर डबल कर ले, 2 अप ले ले तो ये 2E/3 प्लस 2E/3 तो 4E/3, और एक डाउन ले लेते हैं तो क्या होगा -E/3 यानी 3E/3। तो इसको लेने से कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस E आ जाएगा। और अगर हमें न्यूट्रल बनाना है, न्यूट्रॉन लेना है, तो न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता है इसके ऊपर। अब सोचो कि अप पे 2E/3 आ गया, एक डाउन पे -E/3 है, तो 2 डाउन ले लोगे तो हो सकता है ये, है ना, एक अप और 2 डाउन ले लिया तो इस पर चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया। ये हम लोगों ने एक हीट एंड ट्रायल और सिंपल आइडिया को यूज करके निकाला। अगर इस प्रॉब्लम को बनाना हो तो कैसे हम लोग बनाएंगे, न्यूमेरिकली अगर दिखाना हो तो बहुत आसान है, मैथ्स का सहारा लेंगे। अब यहां देखो कि मान लो प्रोटॉन बनाना है, तो हमें नहीं पता है, तो प्रोटॉन में हमने लिखा कि इसमें x अप है और प्लस टोटल तो 3 पार्टिकल्स है, तो 3 माइनस x क्या हो गया, डाउन हो गया। अब इसको अगर हम लोग देखें चार्ज में कन्वर्ट करते हैं तो x और अप पर है 2E/3 चार्ज, अब प्लस 3 माइनस x और डाउन पर चार्ज है -E/3, और ये टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, E होना चाहिए, वो भी प्लस में। और यहां से हम लोग सॉल्व कर लें x के लिए, तो x इसके लिए सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2, है ना। तो x किसके लिए था, अप के लिए था, तो इसीलिए प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा अप अप डाउन। और अगर न्यूट्रॉन के लिए देखना है तो मान लिया y अप है और 3 माइनस वाई डाउन हो गया, है ना। इसका चार्ज अगर लिखेंगे तो 0 चार्ज आया, y अप पे हो गया 2/3 प्लस 3 माइनस वाई और डाउन पे हो गया -E/3। और यहां पर अगर तुम सॉल्व करोगे y के लिए तो यू विल गेट 1, है ना। तो ये 3 माइनस वाई क्या हो जाएगा 2, तो यहां पर न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होगा पॉसिबल UDD। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू।